हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट के बारे में। और रीट लेवल 1 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन जो विषय है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारी बात रहेगी परिवार जो इकाई है उसको लेकर, और इस परिवार इकाई से किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान की लव मैरिज को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान समय जो लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है, उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है, आप अपने आंसर को गैस किएगा। आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन करें। यानी वर्तमान की लव मैरिज को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। गंधर्व विवाह है जिसे वर्तमान की लव मैरिज को जाना जाता है। यह प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के नाम से होती थी। गंधर्व विवाह में स्त्री पुरुष आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, यानी जो लव मैरिज होती है उसमें स्त्री और पुरुष आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार का विवाह लव मैरिज कहलाता है। और ये प्राचीन काल में गंधर्व विवाह का जो रूप है जो आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। वर्तमान में हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है, भारत का हिमालय पहाड़ी क्षेत्र, जहां जो जनजातियां निवास करती है वहां इस प्रकार का विवाह हमें आज भी देखने को मिलता है। वर्तमान में हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति में इस प्रकार के विवाह का रूप आज भी हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी रोक लगाने वाली रियासत थी। बात हो रही कानूनी रूप से। सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी रोक लगाने वाली रियासत थी। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बूंदी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप गैस करें। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अलवर है जो सर्वप्रथम सती प्रथा पर कानूनी रूप से 1830 में इसने रोक लगाई थी। क्यों लगाई? क्योंकि राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में 1829 में सती प्रथा कानून लाए और उस कानूनी रूप के तहत इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी। इसी कानून को लेकर अलवर रियासत ने 1830 में सर्वप्रथम सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया। अब आप कहेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत है जिसने सती प्रथा को सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था। यानी बूंदी रियासत ने 1822 में सर्वप्रथम सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, गैर कानूनी रूप से। जबकि कानूनी रूप से जो रोक लगाई है वो 1830 में अलवर रियासत ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां कि राजस्थान में सती प्रथा 1822 में बूंदी रियासत द्वारा सर्वप्रथम अवैध घोषित की गई थी, यानी गैर कानूनी रूप से घोषित की गई थी। अवैध यानी गैर कानूनी घोषित की गई थी। लेकिन भारत में राजा राममोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक
ने सती प्रथा पर 1829 में कानूनी प्रतिबंध लगाया, जिसके चलते राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी प्रतिबंध लगाने वाली रियासत अलवर 1830 में बनी थी। यह फैक्ट आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये माता पिता की अनुमति से किए जाने वाले विवाह को किस नाम से जाना जाता है? यानी माता पिता की अनुमति से किए जाने वाले विवाह को किस नाम से जाना जाता है? आर्ष विवाह, ब्रह्मा विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप गैस करिएगा। माता पिता की अनुमति से किए जाने वाले विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 2 राइट होगा। ब्रह्मा विवाह, जो माता पिता की अनुमति से किया जाने वाले विवाह को ब्रह्मा विवाह के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढते हैं और रीति रिवाज के साथ विवाह करते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, माता पिता सहमति से अपनी पुत्री के लिए वर को ढूंढते हैं और रीति रिवाज के साथ विवाह करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सर्वप्रथम हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955, 1958, 1855, 1961। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप गेस करें। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में सर्वप्रथम? ऑप्शन 1 राइट होगा। 1955 में भारत में सर्वप्रथम हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1961 में क्या हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम आया था। दहेज निरोधक अधिनियम भारत में आया था सर्वप्रथम 1961 में, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है? इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष की गई तथा लड़की के लिए 15 वर्ष है जो निश्चित की गई थी। लड़के के लिए 18 वर्ष तथा लड़की के लिए 15 वर्ष। लेकिन बाद में सरकार ने इसे और संशोधित किया और 1978 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष की जो आयु है वो विवाह के लिए रखी गई थी, जो वर्तमान में भी यही आयु है। यानी 1978 से लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष की जो विवाह की आयु है वो वर्तमान में भी प्रचलित है। और यह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है जो मूल रूप से आया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। निम्नलिखित में से शहरीकरण की समस्याएं हैं। जो रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन जो विषय उसकी इकाई परिवार दे रखी है, उसमें काफी चैप्टर समाहित किए गए हैं। परिवार से जुड़े हुए सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। काफी विस्तृत इकाई है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शहरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी है? जो परिवार शहर में रहते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती है? स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, सामाजिक विघटन, उपरोक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन 4 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सभी समस्याएं हैं जो शहरीकरण में हमें देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वहां रहती हैं क्योंकि वहां भीड़ भाड़ अधिक होती है। अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है जहां शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। सामाजिक विघटन होता है क्योंकि वो समाज से जुड़े नहीं रहते हैं। ये जो समस्याएं हमें शहरीकरण में देखने को मिलती है सभी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। शारदा कानून के प्रणेता माना जाता है, यानी शारदा कानून के जनक किसे कहा जाता है या प्रणेता? गोकुल भाई भट्ट, गोपाल भाई शारदा, हरिविलास शारदा, मोहनलाल सुकाड़िया। काफी चर्चित कानून था ये। ऑप्शन 3 राइट होगा। हरिविलास शारदा, राय बहादुर हरिविलास शारदा, जिनके नाम पर शारदा कानून बना था। इन्होंने बाल विवाह को लेकर यह कानून बनाया था उनके प्रयासों से।
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस शारदा कानून को बनाने में रही थी, इसलिए इनका नाम के आधार पर इसे शारदा कानून भी कहा जाता है। इनसे जुड़ी और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है? राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए राय बहादुर हरिविलास शारदा द्वारा राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए राय बहादुर हरिविलास शारदा द्वारा शारदा एक्ट का गठन किया गया था। इसमें लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार ने इनके विचारों को शामिल किया और उसी के आधार पर भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 वो लेके आई, जिसे शारदा कानून या शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह कानून है जो 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। शारदा एक्ट का जो कानून है वो 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। इसमें राय बहादुर हरिविलास शारदा की भूमिका अग्रणी रही थी, इसी कारण इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब आया? 1929 में आता शारदा एक्ट, और ये लागू कब हुआ? तो 1930 में लागू होता है। हरिविलास शारदा का संबंध राजस्थान की अजमेर रियासत से था, यानी हरिविलास शारदा का संबंध राजस्थान की अजमेर रियासत से था। तत्कालीन समय में इन्होंने बाल विवाह का घोर विरोध किया था। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो विवाह की आयु है वो लड़के के लिए 18 वर्ष तथा लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो आता है उसमें लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसे बाद में 1978 में संशोधित करते हुए लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की, जो वर्तमान में भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। यह क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया लेवल 1 में, जो आरटेट हुआ था 2012, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज व बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। आपको राइट आंसर का चयन करना है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दहेज प्रथा है जो तथा बाल श्रम ये दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज प्रथा और बाल श्रम दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। जरूरी नहीं कि ये एकल परिवार में हो, संयुक्त परिवार में भी हो सकती हैं। इसलिए दहेज तथा बाल श्रम दोनों सामाजिक बुराइयां हैं। जरूरी नहीं है कि ये एकल परिवार में दहेज प्रथा और बाल श्रम हो, यानी ये संयुक्त परिवार में भी हो सकती है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा गलत है। यानी दहेज व बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। जरूरी नहीं कि शहरों में सामान्य बात हो, ग्रामीण इलाकों में भी हो सकती है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? यह भी क्वेश्चन 2011 आरटेट में पूछा गया है। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? 1950 के बाद बना परिवार? क्या परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल हो? संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी शामिल हो? केवल पति पत्नी शामिल हो? एकल परिवार किसे कहा जाएगा? तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल हो वह एकल परिवार कहलाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ इत्यादि शामिल हो वह ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यह क्वेश्चन 2016 में पहली बार जब रीट का आयोजन हुआ था उसमें यह पूछा गया था। 2015 की भर्ती थी, 2016 में जिसका आयोजन हुआ
निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, आपको नहीं है वो चयन करना है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कम से कम 2 भिन्न लिंगी वयस्क साथ रहते हैं, यानी कम से कम 2 भिन्न लिंग के वयस्क साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। इस क्वेश्चन का 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 है जो राइट होगा कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, यह है जो सही नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। विलियम जे जूड़े जिन्होंने परिवार की विशेषताएं बताई थी, उसमें उन्होंने बताई कि कम से कम 2 भिन्न लिंगी वयस्क साथ रह सकते हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का लिंग अलग है, वो दोनों साथ रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती नहीं। विलियम जे जूड़े ने जो परिवार की विशेषताएं बताई उसमें कहा गया कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा नहीं होती है, वह साझी जमा होती है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, करते हैं, यह परिवार की विशेषता है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, यह भी परिवार की एक विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन 2 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, यह विलियम जे जूड़े के अनुसार परिवार की विशेषता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? यह क्वेश्चन भी रीट 2016 में पूछा गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट सवाल है, यहां महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष भारत का जो श्रम मंत्री होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन जो प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का श्रम मंत्री। और श्रम मंत्री ये किस प्रकार का अध्यक्ष होगा? एक पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में भारत के जो श्रम मंत्री है, श्रम एवं रोजगार मंत्री है, वो है संतोष कुमार गंगावर। संतोष कुमार गंगावर वर्तमान में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री है भारत सरकार के। और यह है जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई थी, उसके क्या है? पदेन अध्यक्ष है। यह भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है रीट में। 2000, 2008, 2007, 2011। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। ऑप्शन 3 राइट होगा। 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लड़के तथा लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु वर्तमान में क्या है? भारत में लड़के तथा लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु वर्तमान में क्या है? यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2012 में आरटेट में हुआ था और 2018 में जो रीट का आयोजन हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। भारत में लड़के तथा लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु वर्तमान में क्या है? यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है।
ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन 1 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लड़के की 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष आयु है जो वर्तमान में है। और ये आयु है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1978, हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1978 वहां से लेकर आज तक सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है, यानी बाल श्रम है उसका क्या दुष्परिणाम होते हैं। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या बाल श्रम से देश में साक्षरता में कमी आती है, बच्चों का गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना, बच्चों का शोषण एवं मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, उपरोक्त सभी। क्या होगा 13 नंबर सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन 4 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बाल श्रम के कई दुष्परिणाम होते हैं। देश में जो साक्षरता का स्तर है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब बालक पढ़ाई नहीं करेंगे, कारखानों में जाएंगे, तो साक्षरता का जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा। बच्चों का गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना, ये भी बात होगी। बच्चों का शोषण होगा एवं मानसिक विकास जो होना चाहिए वो है जो उनका अवरुद्ध हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बाल श्रम के दुष्परिणाम और बाल श्रम के कारण क्या है, ये दोनों बात अपने आप में अलग है। बाल श्रम के दुष्परिणाम तो ये हो गए, कब होंगे, जब कारण उत्तरदायी होंगे, उसके बाद ही बाल श्रम के दुष्परिणाम हमें सामने आएंगे। तो कारण क्या है उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। बाल श्रम क्यों हो रहा है, बाल श्रम के प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गरीबी के कारण, जो छोटे बाल बच्चे हैं वो कारखानों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होना, यानी जो धरातल स्थल पर है वहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन भी इसके लिए उत्तरदायी है। बीमारी है, निःशक्तता, नशा आदि में फंस जाना, कानून का ठीक प्रकार से पालन नहीं होना, सस्ते श्रमिक प्राप्त करने की जो चाहत है उद्योगों के द्वारा, पारिवारिक परंपराएं हैं, लड़का एवं लड़की के बीच जो भेदभाव है, ये सभी बाल श्रम के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इन्हीं कारणों के कारण वो दुष्परिणाम हमें सामने को देखने मिलते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब यहां हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए भारतीय संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए क्या क्या और अन्य प्रावधान किए, उनके बारे में हमारी एक विशेष नजर रहेगी। तो आइए उन्हीं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 के जिसे आप 21A भी कह सकते हैं, 21A इंग्लिश में कह सकते हैं और हिंदी में आप कह सकते हैं 21 के, शिक्षा का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार बनाया गया है, यानी प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के या अनुच्छेद 21A के तहत। और यह प्रावधान कब लाया गया, तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 86 का जो संशोधन आता है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 के, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21 में कै में क्या कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यह प्रावधान इसमें किया गया। और जब मौलिक अधिकार की बात होती है तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसमें जो टाइम दिया गया है वो 6 से 14 वर्ष तक का, ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने इसी
संविधान संशोधन के तहत आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 जो एक्ट आया है, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, वह भी इसी के तहत लाया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। अब और क्या प्रावधान है इसी संविधान संशोधन के तहत, यानी 86 जो संविधान संशोधन हुआ है, 66वां संविधान संशोधन, इसी के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जिसका आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 जिसकी विषय वस्तु को बदला गया, यानी अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया 66वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी किए जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, यानी कानून बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसकी विषय वस्तु को बदला गया 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी किए जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध यानी कानून बनाने का प्रयास करेगा। इससे पूर्व यानी 2002 से पूर्व जब यह संविधान संशोधन नहीं किया गया था, इससे पूर्व इसमें कहा गया था कि राज्य 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य उनका भरण पोषण करने का कार्य करेगा, यह प्रावधान इसमें था। लेकिन 66वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया था, इसे भी आप महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या बात है, एक और जोड़ी गई थी इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, वो क्या, वो भी जानना जरूरी है। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 के में क्या शामिल किए गए हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है जो इसमें शामिल है अनुच्छेद 51 के में, जो भारतीय संविधान का भाग 4 के भी इसे कहा जाता है। 4A के अंतर्गत 51 के शामिल है। उसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51 के, जिसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वो कर्तव्य था 51 कैट। 51 कैट है, इसमें इंग्लिश में आप कह सकते हैं 51A के, 51A सब कास्टक के, इसे आप कह सकते हैं। यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इससे पहले 10 मूल कर्तव्य शामिल थे ऑलरेडी भारतीय संविधान में, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 51 क में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे आप क या ट कह सकते हैं। उसमें कहा गया कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक, यानी चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाए। यानी माता पिता का, उनके अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बच्चे को 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का कार्य करें। यह उनका एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपकी यहां नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भारतीय संविधान क्या बात करता है बाल श्रम के विरुद्ध, इनके और क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 शामिल है। वो भी बाल श्रम के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् या बेगार श्रम का निषेध करता है। यानी मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इनका बलात् या बेगार श्रम का निषेध करता है, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं जो दास प्रथा है उसका भी, यानी सभी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं। सभी प्रकार की जो बलात् या बेगार श्रम होती है उन सभी का यह निषेध करता है आर्टिकल 23। जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी, जिसे भी ये समाप्त करने की कोशिश करता है आर्टिकल 23 या 23।
बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, इन सभी को समाप्त करने का कोशिश करता है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी जो कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे, उनमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब किस प्रकार करता है? यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक, 14 वर्ष से कम आयु के बालक, किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यदि सरल भाषा में समझे तो अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष तक बालक है, जन्म से 14 वर्ष तक आयु के बालक है, उन्हें आप बड़े बड़े जो उद्योग है, जो कारखाने हैं, उनमें आप नहीं लगाएंगे, उन्हें आप मजदूरी पर नहीं रखेंगे। यानी छोटे बालक, 14 वर्ष की आयु तक के जो बालक है, उन्हें मजदूरी पर नहीं रखा जाएगा कारखानों में। यह बात करता है आर्टिकल 24। और इसी आर्टिकल के तहत कई कानून बने हैं भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए। जो छोटी उम्र के बालक है, 14 वर्ष तक की आयु के बालक है, उन बालकों को कारखानों में काम करने से रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। उन्हीं के तहत कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया, ध्यान रखिएगा, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 लाया गया। इनके तहत बाल श्रम को रोका गया है। बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 भी लाया गया भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत कहा गया कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने तक इन्हें कारखानों में काम पर नहीं रखा जाएगा, बालक और बालिकाओं को। इस प्रकार ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किए गए हैं इसी आर्टिकल के तहत 24 को साकार करने के लिए। नेक्स्ट हम एक बात करें, अंतिम हमारा फैक्ट रहेगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 च, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं 39 सब कोष्टक F। यह क्या बात करता है कि यह कहता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। यह कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह निर्देशक होगा कि वह बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा मुहैया करवाए। साथ ही बालकों और व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यह बात करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 च या F। तो यह फैक्ट भी आपकी नजरों में होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी की है। यह जो कानून लाया गया, यह आर्टिकल 24 के तहत ही लाया गया है, इसको मूर्त रूप देने के लिए। यानी भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? यह क्वेश्चन 2018 रीट का जो एग्जाम हुआ है, रीट लेवल 1, उसमें पूछा गया डायरेक्ट। 1986, 2017, 1988, 1938। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। भारत सरकार ने 1986 में इस कानून को पारित किया था, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इससे जुड़ी और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। बाल श्रम के विरुद्ध अन्य विधिक प्रावधान क्या है? यानी बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, यह जो अधिनियम है वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया था। यानी मित्रों 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या को हल करने तथा उससे निजात पाने के लिए गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति के सिफारिश पर ही बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 लाया गया। किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो आप कह सकते हैं गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर यह लाया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष की आयु से कम के किसी भी व्यक्ति को बालक परिभाषित किया गया है। यानी जो
बाल श्रम अधिनियम 1986 है, उसमें 14 वर्ष की आयु से कम के किसी भी व्यक्ति को बालक परिभाषित किया गया है और बालकों का घरेलू कार्य सहित किसी भी कार्य में नियोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। इसमें कहा गया कि बालक को आप तो न तो किसी कारखानों में भेज सकते हैं, यदि उसकी आयु 14 वर्ष है, उससे कम है तो नहीं तो आप कारखानों में भेज सकते हैं, नहीं आप उसे घर पर कार्य करा सकते हैं, यानी दोनों जगह प्रतिबंधित किया गया। अर्थात इस कानून के तहत 14 वर्ष की आयु के जो कम बालक है उनको घर तथा कारखानों दोनों जगह प्रतिबंधित किया गया कि उन्हें आप कोई भी काम नहीं करवाएंगे जो उनके बचपन को संकट में डाले। यह बात इसमें कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने विभिन्न समय पर इस कानून को संशोधित किया है और नवीनतम बात करें तो नवीनतम में भारत सरकार ने 2016 में बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम इसमें संशोधन करता है 1986 में। 2016 में जो भारत सरकार एक कानून लाई है जिसे कहा गया है बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, जो 2017 को लागू हुआ है। यदि क्वेश्चन आए कि बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम कब आया, कब पारित हुआ, तो नवीनतम हुआ है 2016 में, लागू कब हुआ 2017 में। इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत जो 14 वर्ष के बालक है उन्हें आप 3 घंटे तक घर पर काम करवा सकते हैं स्कूली समय के अलावा। इसमें यह बात कही गई है कि 2016 का जो कानून आया है जो 1986 में संशोधन करता है, उसमें कहा गया कि आप जो 14 वर्ष तक के आयु के बालक है उन्हें आप स्कूली समय के अलावा 3 घंटे तक घर पर साधारण कार्य करवा सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। साथ ही इसमें एक और प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से जो 18 वर्ष तक के जो किशोर बालक है, 14 से 18 वर्ष तक के जो किशोर बालक है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये कुछ फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया? क्योंकि यह परिवार के स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया? 2 अक्टूबर 2005, 8 जुलाई 2000, 2 अक्टूबर 2008, 26 जनवरी 2009। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन 3 राइट हुआ। 2 अक्टूबर 2008 को भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया है। और विश्व तंबाकू डे, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ध्यान रखिएगा 31 मई को, 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम विरोधी, यानी यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम यहां दिवस है, यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 6 जून को, 12 मई को, 12 जून को। यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, 12 जून को प्रतिवर्ष बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? यानी देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2007, 2008, 2004, 2012। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। भारत सरकार ने 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है, 2007 में। इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो NCPCR की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। यानी 5 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई थी और इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। अब यह दोनों बात अलग अलग है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया, तो 2005 में आया और इसी के तहत ही 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका क्या कार्य है? इसके तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता है, 6 से 14 वर्ष के साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि की निगरानी हेतु इस आयोग की स्थापना की गई है। और वर्तमान में सस्तुति जो काकर है वो इसकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने इकाई 1 जो परिवार है उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए और टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।